Yes. So, welcome, Praveen ji, for your experience. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you giving me an opportunity for this topic. And I can say actually it's a very interesting topic and it really applies in everybody's life. So I can start my childhood with my grandfather, my Dadaji. His name is Chetan Das Taswani. So that was a very good experience with him because he was the person who was who had actually seen the India and Pakistan partition. So we are actually Sindhi family. So everybody know the Sindhis are very much that period of time at the time of partition when they left everything, their home, their gold and jewelry, every asset in Pakistan, and how badly they treated and come back to India during that period. So my Dadaji was that period of time when I was in a childhood. They told us a story that how he come with their parents. वो कैसे आए वहां से और क्या challenges थे और actually ये challenges थे कि वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली से अलग होके और काफी लोगों को वहां पे उन्होंने वहीं छोड़ दिया जो आज पता भी नहीं कि है भी कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। फैमिली और सारे एसेट्स को छोड़ के यहाँ पे आके रहना और रिफ्यूजीज की तरह और एक जीरो से बिल्कुल अपने आप को शुरुआत करना इंडिया के अंदर। और बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया उन्होंने और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ली। ही इज इन एफसी, मतलब ही इज रिटायर्ड फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ हमेशा हमारा। ही वॉज 83 ईयर ओल्ड जब उनकी डेथ हुई। तो ही वॉज द पर्सन एक्चुअली, मतलब आज की डेट में देखा जाए तो मतलब 83 इज द एज विच इज इफ यू विल बी देयर विच इज लॉट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, बट ही इज द पर्सन टच वुड, नो एनी मेडिकल प्रॉब्लम। जब वो गए उनको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वॉज एट होम, ही वॉज स्लीपिंग एंड गॉड नीड दैट पीरियड ऑफ टाइम। और उस वक्त उनको ना कोई खांसी जुकाम बुखार के अलावा जिंदगी में कुछ हुआ नहीं। तो वो एक बहुत मैं आज भी उनको मिस करता हूँ, उनकी बहुत सारी बातें जो वो। आपकी एज क्या रही होगी तब? मेरी एज रही होगी उस वक्त कुछ 5 से 10 साल के बीच में, बिकॉज वही टाइम होता है जब याद रहती है ऐसी सारी चीजें। और मैं कॉलेज में ही था तब। कॉलेज पास आउट किया था और उसके बाद 2003 में वो एक्सपायर हुए थे। कॉलेज के मेरे खत्म होने के बाद मैंने जॉब कुछ इंटर्न ज्वाइन किया था। मुझे याद है 2002-03 के आसपास वो एक्सपायर हुए। बट मेरा सबसे अच्छा टाइम बीता था जब मैं स्कूल से आता था और उनके साथ खाना ही खाता, उनके साथ ही खाना खाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि घर पे कोई नहीं होता था तो मैं उनको चाय बना के देता था और ब्रेड सेक के हम लोग इकट्ठे खाते थे, शाम की चाय इकट्ठे पीते थे। और उनका बहुत फेवरेट था लूडो खेलना। उनको लूडो खेलना बहुत पसंद था। तो लूडो और स्नेक एंड लेडर वो मेरे साथ वो खेलते थे, मजा आता था उनको। फिर एक दिन मैंने उनको कंचे खेलना सिखाया क्योंकि वो एक टाइम था, ये आजकल के बच्चे को नहीं पता है। तो मैं उनको वो सारी गेम खिलाता था। तो वो बेड पे बैठ के मेरे साथ कंचे भी खेलते थे, लूडो भी खेलते थे और सिंधी सिखाते थे, सिंधी में बातें करते थे, डांटते भी थे, हम भी शरारतें करते थे। तो एक किस्सा मुझे याद है, मैं मतलब चुपके से एक बारी बम जलाने थे मुझे। तो मुझे मना किया गया था कि नहीं ऐसे ऐसे बम नहीं जलाना है, अभी अभी बहुत दूर है दिवाली। मैं बम का पैकेट लाके अपने दादाजी के तकिए के नीचे रख दिया था। तो उनको भी नहीं पता था। तो दैट वाज, मुझे बहुत डांट पड़ी थी। जब बाद में उनको पता लगा वो भी घबरा गए, अरे तूने मेरे तकिए के नीचे बम रख दिए। तो व्हाट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वाज नेवर, कभी भूलते नहीं है ऐसी बातें। और लास्ट टाइम पे भी मुझे याद है मैं जब बड़ा था तो मेरे साथ वो एक मेरे पास टू व्हीलर होता था। टू व्हीलर में जब मैं कॉलेज टाइम में उनको कई बार अपने साथ लेके जाता था पीछे बिठा के। मैंने कहा मेरे को पकड़ लो, गिर नहीं जाओ, गिरना नहीं, कहता नहीं, मैंने तेरे को पक्के से पकड़ लिया। तो विल गो टू सम अनदर हाउस। तो उनका एक दूसरा पास में कोई घर होता था पीतमपुरा में, तो वो साथ जाते थे।
लेके मेरे को, तो वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और दूसरा, जो जैसे आपने बताया आपकी फेवरेट नानी है, तो मेरी भी फेवरेट नानी है। और और दुख इसलिए है कि मेरी नानी को मैंने इसी साल खोया है। मेरी नानी 90 प्लस रही। ये एक अच्छी बात है, उन्होंने लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस देखे। उन्हें अपने बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे और उनके भी बच्चे देखे, तो उन्होंने 4-5 पीढ़ियां देखी। तो शी वॉज 92, वो भी बहुत फिट रही। लेकिन पिछले 7 साल से वो बेड पे थी ड्यू टू सम बैक प्रॉब्लम की वजह से ही। बहुत दिक्कत रही, 7 साल उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम कभी नहीं रही उनको भी। उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता मेरा। एक अभी मैंने इनको रिसेंटली मई मंथ में ही मैंने उनको खोया है, 18 मई को। तो अचानक से तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, और मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको पता लग गया था कि हम भी चाहते थे कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो टाइमली हमें भी लगा कि यार अब लगता नहीं है हमें कि हम दोबारा देख पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली यही हुआ, 18 मई वो चली गई हम सबको छोड़ के। बट उनके साथ जो टाइम था वो एक अलग टाइम था। जैसे हमने अपने दादा के साथ बताया, मतलब नानी के साथ तो इतना लंबा टाइम बिताया हमने, इतनी एज पे। आई एम गोइंग टू बी 44 दिस ईयर। तो 44 की एज में नानी का होना, और एक एक्सपीरियंस उनके साथ आज भी मतलब भूलता नहीं है। माई नानी वॉज वेरी गुड। वो सत्संग में गाती थी और बहुत अच्छे गाने गाती थी। तो आज भी उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, तो जो वो सुनाती थी सत्संग, बातें करती थी। और उनको भी बहुत सारी चीजें ऐसी चटपटी पसंद थी मेरे दादा की तरह। उनको भी गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था, भल्ले पापड़ी और सारी चटपटी चीजें खाना। वो भी अपनी पार्टीशन की बातें बताती थी नाना के साथ, बिकॉज नाना नहीं थे। हम जब पैदा हुए हमारे से पहले ही, बहुत साल पहले, बहुत जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो हमारे नाना जी तभी एक्सपायर हो गए थे। तो नाना जी को तो मैंने कभी देखा नहीं, बट नानी के साथ बहुत टाइम बीता, क्योंकि हम वहाँ जाके रहते भी थे। क्योंकि हमारे टाइम में एक कल्चर था कि हम जब छोटे थे तो अपने नाना नानी के घर जाके रहा करते थे हफ्ता हफ्ता, 2 महीने की छुट्टियों में। तो वो एक टाइम अच्छा होता था कि वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा एंजॉय करती थी। ऐसे ही हमें पार्टीशन की कहानियां भी सुनाती थी, वो भी बहुत सारी बातें बताती थी कि नाना कैसे आए आपके सब कुछ दादा छोड़ दादी छाड़ के। भी आए थे पाकिस्तान से, और नाना नानी भी आए थे? नाना नानी भी पाकिस्तान से, बिकॉज हम सिंधी हैं। तो वो नाना नानी का वो टाइम पीरियड था जब उन्होंने पार्टीशन पूरा देखा है, जब वो बच्चे थे। और सेम मेरी दादी नहीं थी, दादी को मैंने नहीं देखा है। दादी बहुत साल पहले, मतलब दादी इधर से दादी और उधर से मेरे नाना, दोनों को मैंने नहीं देखा है बचपन से, बिकॉज वो बहुत बहुत अर्ली स्टेज पे पास हो गए थे। तो मेरा जो बचपन बीता है इधर मेरे दादा के साथ बीता है बहुत अच्छा, और उधर मेरा नानी के साथ। तो मैंने जैसे बताया कि नानी को मैंने इसी साल खोया। तो आज मतलब फील होता है कि ना दादा दादी हैं ना नाना नानी है, लेकिन वो जो एक क्वालिटी टाइम था जो हम लोगों ने बिताया, जिस तरह से हम लोग उनके साथ खेला करते थे, या जो एक हमारा एज उस वक्त का जो एंजॉयमेंट का था, वो आज मैं देखता हूँ कि वो बहुत चेंज हो गया है। मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अपने बच्चों से वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। वेरी ट्रू, मतलब अगर आप एक्सपेक्टेशन करके चलोगे और कल को पता है कि वो चीज नहीं होने वाली, तो उससे बेटर है कि आप उसको एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो। आप जो अपने अच्छे संस्कार उनको दे सकते हो, बस वो देते चले जाओ, जो हमें मिले हैं। जो कहते हैं ना गीता के अंदर, इंसान जितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसके चरित्र का निर्माण नहीं है, वो बेकार है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने बच्चे का चरित्र का निर्माण करना, जो कि मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आपके दादा और नानी, इन दोनों में कोई एक्सपेक्टेशन था आप लोगों के लिए, बच्चों बिल्कुल था, के? बिल्कुल था, बहुत था। बिकॉज अगर मैं इधर दादा के साथ रहता हूँ तो नानी को एक्सपेक्टेशन होती थी कि मैं उनसे मिलने क्यों नहीं आता। मैं नानी को हैप्पी न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड भी भेजता था, पोस्ट हाँ। करता था। तो दैट वाज द टाइम। तो अब आपको? हम जिस एज में पैदा हुए, आई वॉज बॉर्न इन 1979, ओके। और इंटरनेट आया 95 के बाद। तो उस दौरान तो हमने जिंदगी के बहुत सारे अच्छे पल जिए हैं। हम तो चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड भी भेजते थे, जी जी। टिकट लगा के पोस्ट भी करते थे।
बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी, एमटीएनएल का फोन यूज करते थे क्योंकि था। तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम। तो आपको आपको कौन सी बात उनकी अच्छी लगी, एक दादाजी का और एक नानी का? कौन मतलब क्या क्या है जो आप दोगे अपने? दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट कुछ फॉरवर्ड। भी होता था वो सीधा बोल देते थे। हम्म। अगर उनको डांटना है तो वो सीधा डांटते थे, अगर उनको कुछ चाहिए या कुछ समझाना है तो वो सीधा समझाते थे। ये हम्म। बहुत अच्छी बात थी। हम्म। यही हमारी नानी के अंदर था। हम्म। और नानी हमारी काफी सॉफ्ट स्पोकन थी, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। तो एज से लगता ही नहीं था कि अगर कि वो 80 साल की है, अगर वो फोन पे बात कर रही है हमको लगता है कोई बहुत ही यंग लेडी है जो आपसे फोन पे बात कर रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती थी। और हमें आज भी याद है, उनके पास कुछ फोन आया था और पता नहीं शायद वो मामा थे या कौन थे, तो उन्होंने वो बहुत तंग किया। तो उन्होंने उनको फोन पे आई लव यू बोल दिया, तो हमारी नानी ने भी आई लव यू बोल दिया। तो वो बहुत अच्छा सीन था। तो उन्होंने भी बैठ के बहुत अच्छा जवाब दिया, गुस्सा नहीं किया। तो उन्होंने बोला यार मैं 80 साल की हो गई हूँ और मुझे कोई आई लव यू बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, मुझे भी बोलना चाहिए। हाँ हाँ। तो वो जो आवाज थी वो हम्म। बहुत ही मीठी आवाज थी उनकी उस वक्त की। हम्म। तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी भूल नहीं सकते हम लोग भी। इससे तो इस दैट हाँ, तो अभी आप ये बताएं कि आपका जो करियर है, आपने बताया कि कोई इंटर्नशिप 2002 में आपने ज्वाइन किया। वहाँ वहां से लेके अभी तक उनका जो असर था, दादी दादा का और नानी का, उसमें उसमें कौन सी चीजें ऐसी है जो आपने यूज किया उनके, उन्होंने बताए हुए? मतलब वो तो ऑटोमेटिक हो जाते होंगे, फिर भी आपको लगता है कुछ चीजें जो आपने यूज किया हो उनकी सीख से? सीखा बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं नहीं, उनसे। सीखा और और लगाया। जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइसिस हुआ आपके लाइफ में, वर्क प्लेस में तो काफी सारे क्राइसिस होते हैं, जो जो मैं बोलती हूँ क्राइसिस, ऐसा नहीं है कि कोई कोई पहाड़ टूट पड़े, ऐसा नहीं है। मतलब होता है, आप जानते हैं वर्क प्लेस में कैसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि अप्रोच कैसे रहता है हम लोगों का, हमारी जो अपब्रिंगिंग रहती है उसकी उसके हिसाब से हमारे अप्रोच रहते हैं। तो हाउ हाउ दैट इम्पैक्टेड बाय वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम? एक चीज मुझे जो दादा के साथ रहती थी वो ये रहती थी हमेशा कि मतलब कुछ भी मुसीबत आ जाए, घर वालों से मत छुपाओ, बताना जरूर है कुछ भी हो जाए। चाहे एग्जाम्स में मार्क्स कम आए या कुछ भी है, हाँ। क्या क्लास में थप्पड़ पड़ा है, पनिशमेंट पड़ी है। उस टाइम पे तो स्कूल में मैडम थप्पड़ भी मारती थी, पनिशमेंट भी देती थी। आज बच्चे को हाथ ही नहीं लगा सकते आप स्कूल में, स्ट्रिक्ट कानून है, बच्चा ही उसके ऊपर एक्शन ले लेता है। तो हम लोग तो मार भी खाते थे, हम लोग मुर्गा भी बनते थे, चाहे वो बच्चे स्कूल में भी पढ़े हैं तभी डांट पड़ती थी और शिकायत भी पहुंचती थी स्कूल की। तो बहुत चीजें थी। तो दैट वाज अ गुड लर्निंग कि छुपाना नहीं है, गलती करिए तो बता दो। वो एक अच्छी लर्निंग है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया कि नानी फेवरेट थी, और मैं जब सेवेंथ में थी तो वो चली गई थी कैंसर से। तो हाँ, इट वॉज वेरी स्मॉल, आई वॉज वेरी यंग जब वो थी। तो उन्होंने कुछ, तब मैं पढ़ाई करती थी एक छोटे स्कूल में, मेरे पापा को ना बहुत फ्लैशी चीजें पसंद नहीं थी। तो वो मैंने सीखा कि बहुत फ्लैशी नहीं हो। तो वो क्या करते थे कि बहुत ही डाउन टू अर्थ बनाने के लिए बच्चों को, वो नॉर्मल जो स्कूल है ना वहां पे भेजते थे। तो वहां पे क्या होता था कि मेरे साथ कुछ स्लम्स के बच्चे भी पढ़ते थे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो खराब होते हैं, बट देयर अपब्रिंगिंग, देयर वेज ऑफ स्पीकिंग, वो सारा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हुआ क्या कि मेरे मैनरिज्म में ना, मतलब जैसे कूल होता है वो वैसे नहीं था। मैं काफी रिएक्टिव, मतलब फेस पे काफी अजीबो गरीब सा रिएक्शन आता था। सो वो एक बार डांटी ऐसे, जैसे
ऐसे ऐसे करके बात नहीं करते हैं, वैसे होता था जब मैं छोटी थी। तो वो मुझे एक बार बोली, ये क्या चक्कर है, ये क्यों करते हो? बहुत ही गंदा दिख। सो आई स्टॉप डूइंग उस दिन से। और वो अगर आप बंद करो तो आपके मैनरिज्म में और बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती। तो इट वाज लाइक दैट। और एक बार उस टाइम में काफी, जब भी मुंह में थूक आता था तो काफी थूकते थे, वो देखा था मैंने, मेरी भी आदत हो गई। सो माय फादर, उन्होंने बोला कि जब भी तेरे को कभी थूकना चाहिए तो पानी पी लो, ताकि आपको थूकना नहीं पड़े, थूकने से गंदगी फैलती है। सो दीज वर ना वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आई रिमेम्बर। एग्जैक्टली। और अभी मैं किसी को देखती हूँ थूकते हुए, एक्चुअली मैं, आप अगर देखेंगे किसी से बात करके पंडित पंडित लोगों से, तो वो बोलेंगे कि जो बहुत थूकते हैं, दोज पीपल आर पुअर, वो गरीबी खुद के लिए लाते हैं। सो दैट हैबिट हैज टू बी चेंज, वो बोलते हैं। अब उसमें क्या है सच क्या नहीं है, बट दैट इज द वे योर पर्सनैलिटी इज। आप खुद को वैसे ही बना देते हो, वो थूकने से होता है ऐसा नहीं है, बट हो सकता है योर पर्सनैलिटी इज सच कि आप कभी पैसे नहीं अर्न कर सकते, बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते, बिकॉज यू कैन नॉट कमांड रिस्पेक्ट, राइट। तो ये सारी चीजें हो, तो इस तरह की कुछ बातें अगर आपकी लाइफ में भी हुई हो तो बताएं। मैं अगर कहूँ तो मेरे फादर काफी रिजर्व है, रिजर्व थे एक साथ। आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो 2.5 years back ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तो हैं ये मैं अभी? कह सकता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अभी अभी फादर हैं आपके? नहीं नहीं नहीं, आप फादर नहीं है। अच्छा, नहीं वो है। आपको, हाँ जी। मैं बोली वो पहले से ही चले गए। हाँ, नहीं नहीं, मेरे फादर अभी 2.5 साल पहले ही गए। अच्छा, ओके, फरवरी 2021 में। हाँ जी। ओके, तो उनसे लर्निंग बहुत अच्छी थी। और मैं सही बात बोलूँ तो उनका मेरे ग्रैंड फादर के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट था। वो ग्रैंड फादर भी इसलिए हमारे साथ ही रहते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको फादर के साथ रहना अच्छा लगता था, नो डाउट। और मेरे फादर जिस तरीके से उनका ध्यान रखते थे, उनकी सारी चीज़ों का, उनके फाइनेंशियल का, बिकॉज वो भी एक रिटायर्ड थे। और मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उनकी सारी पेंशन का, उनके सारे फाइनेंशियल का, उनके रहने खाने पीने का, सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते थे। उनके पास एक छोटा सा, उन्होंने, उनको टीवी देखने का इतना शौक नहीं था, उनको एक रेडियो बहुत पसंद था मेरे दादा को। तो वो एक छोटा रेडियो अपने पास जरूर रखते थे। तो रेडियो में कभी भी सेल उनको लगते थे कि यार खत्म हो गए हैं या वीक हो गए हैं, तो फटाफट से बोलते थे, पापा को बोल फटाफट इसमें सेल चेंज करने हैं, कौन से आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। ग्रैंडफादर कौन से प्रोग्राम सुनते थे? वो बहुत सारी चीज़ें, अटल बिहारी वाजपेयी की न्यूज़ जरूर सुनते थे। अच्छा, तो और उनको बिकॉज उनको शुरू से, बिकॉज हिंदी में ज़्यादातर शुरू से बीजेपी बहुत पसंद है। तो बीजेपी को बहुत, बीजेपी के सारी अपडेट न्यूज़ वो जरूर लेते थे। और हमारे को न्यूज़ जरूर बताते रहते थे, कुछ भी कुछ नया होता था ऐसा कि न्यूज़ में कुछ ऐसा आया है, तो वो जरूर बताते थे कि आज न्यूज़ में ये होने वाला है और ये डिक्लेरेशन होने वाली है बेटा, बीजेपी की सरकार आने वाली है, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, कुछ भी है। और सुनाते थे पुराने पुराने गाने, कभी कभी उनको होता था रात में सुन के सोते थे। हम्म, हम्म, तो स्टेशन वो सारे जितने भी आते थे ना, हम्म, और एफएम भी जब शुरू हुआ था, वो एक्सप्लोर करते थे कि ये देख नए एफएम शुरू हुए हैं, अच्छे हम्म। अच्छे आते हैं, गाने उसमें गाने भी आते हैं। गाने तो पसंद। जब एफएम नए नए शुरू हुआ था, तब तो ऐड वैड नहीं आते थे, गाने ही चलते थे हाँ, ज़्यादा। तो एफएम उनको बहुत पसंद होता था कि यार देख 91.1 में है, चालू हुआ, देख अच्छा है, इसमें हाँ, गाने अच्छे आते हैं, रात को चलाओ तो लगातार गाने आते रहते हैं। तो गाने उनको रेडियो इसलिए बहुत, गाने पुराने गाने, जो पुराने गाने, पुराने गाने सुनते थे वो। हाँ जी, हाँ जी। किसके, कौन से सिंगर के गाने पसंद थे उनको? तो मिक्स वो सुनते थे, मतलब उनको वो कुछ भी उनको किशोर दा के उनको गाने बहुत ज्यादा पसंद थे।
लता मंगेशकर के गाने इनको बहुत अच्छे लगते थे कभी कभी, और बहुत मतलब राज कपूर उन्हें बहुत पसंद था। अच्छा। अ, हाँ, कभी कभी मतलब वो खुद भी सिंधी गाने जो कीर्तन में होते थे कभी कभी आते थे, तो वो भी सुनाते थे कि हम्म। कुछ हिंदी गाना है, तो अच्छे से हिंदी गाना सुनाते थे। मुझे समझ नहीं आता था, बट वो समझाते थे कि हिंदी गाने में वो क्या गा रहा है। हम्म। तो हमने जो लाइफ जी है, अब मैं वही सोचता हूँ, जो हम लोगों ने अपने टाइम जो जिया है, हम्म। जिस तरह से इंजॉयमेंट किया है हम लोग, स्कूल से आके पार्क में जाके साथ टाइम खेलते थे, पार्कों में खेलते थे, ना मोबाइल ना फोन कुछ होता था। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज थी उसको, वो आज के टाइम में जीरो है, हम्म। बिल्कुल जीरो है। वो फिजिकल एक्टिविटी वो सोशल लाइफ में कन्वर्ट हो गई है, और सोशल लाइफ वही इंस्टाग्राम और वही फेसबुक और वही सब कुछ है, आप विच तो, इज एक्चुअली नॉट गुड। हाँ, आप अब क्या कर सकते हैं, टाइम जब चेंज होता है तो चेंज तो होता ही है। वही वाली बात है, टाइम चेंज हो रहा है, लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और आने वाले कुछ 5-10 सालों में और चेंज हो जाएगी। हम्म। आई थिंक हम जिस तरह की जॉब करते हैं, इनफैक्ट मैं ये भी देख रहा हूँ, अब आने वाली जो जनरेशन जो भी आ रही है, दे विल नॉट डू दैट, हम्म। such type of work or job or pressure, they will not do. हाँ, दे विल हैव समथिंग समथिंग डिफरेंट हमसे। जैसे आपके टाइम में चेंज हो गया तो दादाजी लोगों के टाइम में बहुत काफी सारी चेंज हो गई आपके टाइम में, तो आगे का जनरेशन भी उनका तो कुछ समझ नहीं आता ना अभी कि क्या बोल रहे हैं, या फिर उनके लैंग्वेज क्या है। वो जो इंग्लिश भी उनकी अजीब तरह की है, हमारे लिए अजीब है, उनके लिए रियल है। सो Obviously, चेंज तो होते हैं जी। और आप आपकी वर्क लाइफ में के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वहां पे अ, ऐसा ऐसा क्या है जो आपको तंग करती है, मतलब जैसे आप बोलते हैं कि आप काफी काफी लेट आते हैं घर, तो नहीं, मैं जनरली लेट नहीं आता हूँ पर हम्म। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलरली ऐसे लोकेशन पे होते हो जहाँ पे आप वाइंड अप तो कर लेते हो, लेकिन उसके बाद पता है आपको घर पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। बिकॉज अभी जैसे मैं अभी कुछ लोकेशन पे ज़्यादातर जाता हूँ, जैसे गुड़गांव जाता हूँ या नोएडा जाता हूँ। अब जैसे आज मैं नोएडा में था, तो नोएडा से अब मैं निकला हूँ वहाँ पे 6 बजे के बाद, तो मुझे पता है 8 बज नहीं है, नहीं वो मैं मेट्रो रास्ता भी ले लूँ। वहाँ पे एक बार मैं कहाँ गई थी बताइए, वो वही गुड़गांव एरिया ही में गई थी, और एंड देन वहां से हम निकले 3:30 बजे, राइट। और हम्म। 3:30 बजे से पता नहीं उस दिन क्या था, 9 बजे पहुंचे हैं हम। मैंने मेरे ओहो। मेरे साथ जो गए थे, मैंने उनको बोला कि हम चलिए मेट्रो से चलते हैं, तो वो बोले उनको, वो चूंकि उड़ीसा से आए हुए थे, मैं उड़ीसा की हूँ, तो उनको मेट्रो का बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब वो काफी कंफर्टेबल नहीं है। तो वो बोले कि क्यों चलेंगे मेट्रो से, चलिए इससे टैक्सी करके चलते हैं। फिर देन हुआ क्या कि जब आप हुडा सिटी सेंटर से अगर पकड़िए मेट्रो, होता ये है कि वहां पे आप यहाँ जाने के लिए आपका एक काउंटर है, वहां जाने के लिए दूसरा काउंटर है, उसी से वो परेशान हो गए। तो इतना टाइम लगता है, तो मुझे पता है कि वो रास्ता तो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो वैसे आपके ऑफिस टाइम कितने, कब कब तक खत्म होती देखिए ऐसा है, अभी हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, वो जनरल इंश्योरेंस है, और हम लोग बैंक, जो ऑफिशियल पार्टनर है जिसको हम कैटर करते हैं, वो बैंक है, दैट इज द येस बैंक। तो यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि मतलब कि लॉन्ग आवर्स हैं कुछ है, इट ऑल डिपेंड ऑन द वर्क। बिकॉज हमारा काम ऐसा है कि अगर अभी राइट नाउ अगर किसी को कोई क्लेम आ जाए, है? या अभी अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसको कोई दिक्कत आती है क्लेम, तो हम्म। हमारे पास कॉल आ सकता है। अच्छा। यानी कि पहले से अगर है कि आपका 24। हमारा हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, हमारे हमें हमारा काम पता है कि हमारे काम में क्लेम कभी भी आ सकता है। हम्म। अब जैसे मैं आपको अभी कल परसों का हादसा बताता हूँ, हम्म। जनरल इंश्योरेंस का। दिल्ली के बोगल इलाके के अंदर जो उमराव ज्वेलर है, हम्म। वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे चोरी हुई। दैट इज मोर देन 25 CR।
उसका जो चोरी हुआ है, अब उसमें, अब जो जिस तरह का उसका इंश्योरेंस किया हुआ होगा, दैट इज पार्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस। तो अब इस तरह के क्लेम्स भी आते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं क्लेम्स। उसके बाद आपको उसको एंटरटेन करना है। लेकिन ये तो चलो एक एग्जांपल है हमारे लिए छोटा सा, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे लिए टफ टाइम था 2020, 21, 22, हम्म, कोविड का टाइम। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा हमारे पास क्लेम्स आते थे, हम्म, और बहुत ही ज्यादा क्लेम्स आते थे। और कोविड के क्लेम्स तो बहुत ही ज्यादा होते थे, पेशेंट्स के बहुत फोन आते थे। और सबसे ज्यादा था डेल्टा वेरिएंट, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, तो बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन और इन चीजों को लेकर के, मतलब पूरा दिन हम लोग एक ही काम कर रहे होते। तो ये हमारे लिए बहुत टफ टाइम था उस वक्त, हम्म, ये इन सारे क्लेम्स को हैंडल करना, उसमें सबकी बातों को सुनना, कैटर करना, एडमिशन, ये सेटलमेंट। तो दैट वाज वेरी टफ टाइम, हम लोगों के लिए बहुत टफ था वो। और हम लोग क्लेम ड्रिवन कंपनीज हैं, तो हम ये चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते। हाँ। अगर आपने कहीं से कुछ लिया है ऐसा, आपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, और कल को उसकी जरूरत पड़ जाए और आपका कंसर्न पर्सन आपको हेल्प ना करे, या वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिप्लाई ना करे, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो आपका तो दैट इज इम्पोर्टेंट। हर तरह का इंश्योरेंस है? जैसे आपने बताया अभी वो 25 CR का की चोरी हुई है, तो देन आपको तो वहां पे थोड़ा सा छानबीन भी करनी पड़ेगी ना कि चोरी हुई है, जेन्युइन केस है क्या नहीं है वो सब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, कितनी कंपनी इंश्योरेंस की उसमें इन्वॉल्व है, शेयरिंग है। और पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट होने के बाद, फिर कंक्लूजन निकाला जाएगा कि अब चक्कर ये होता है कि ज्वेलर ने बोला कि मेरा 25 करोड़ का सामान है। अब उसमें से 25 करोड़ का सामान जो है, अब उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो विदाउट बिल होगा। उसमें कई सामान तो विदाउट बिल खरीदा होगा, जिसपे जीएसटी नहीं होगा। तो हम्म, क्लेम उसको उतने पे मिलेगा जितने की उसके पास बिल होगा, हम्म, लिगत में होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह के बहुत क्लेम्स आते हैं। फायर के बहुत सारे, आपने टू टाइम कॉलेज सुना होगा, बाराखंबा रोड पे एक बिल्डिंग में, कंचनजंगा बिल्डिंग की साइड पर एक अचानक से आग लगी थी, पीएनबी का ऑफिस था ऊपर बाराखंबा रोड पे। तो ये सारे जो होते हैं जनरल इंसान के पैरल्स में आते हैं सारे के सारे। तो हम लोग जिस पॉइंट पे बैठे हैं वहाँ पे क्लेम कभी भी आ सकता है। अभी आपसे बात करते करते भी कोई क्लेम आ सकता है। और आपको तो 24 आवर्स में उसको निपटाना होता है ऐसा? हमें रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है, उस क्लेम को आगे सही पॉइंट पे ले जाना, सही क्लेम अंडर राइट तक पहुंचाना और उसको करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, यस, यस। तो इट्स ऑल माय जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली। तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप उस आधी रात को ही आपको कोई क्लेम आ जाए, क्या कर सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल, कभी होता है हम लोगों को, कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर हमारा, जस्ट सेकेंड, तो कस्टमर कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लेके गया है और अचानक से कुछ ऐसा उसको रात में चाहिए, और वहां पे उसकी तबीयत खराब हो गई बाहर कंट्री में, तो पहले आप ही को याद करता है। तो वो रात को आपको मैसेज भी कर सकता है। अब कई केसेस हैं जहाँ पे हम लोग रात को 1 बजे भी, 2 बजे भी सोए हैं। अब हम्म, उसका प्रॉब्लम कुछ फंस गया, या उसको निपटाना है कुछ है, तो वो टैकल करना बहुत जरूरी होता है। हम्म, तो एनआरआई क्लाइंट है, हम्म, या इंडिया से वो बाहर गया है ट्रेवल इंश्योरेंस लेके, कोई हम्म, सीनियर सिटीजन है, हम्म, 70-80 प्लस, और वहां जाकर के अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, और कुछ उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है वहां पे, हम्म। वो पहले आपको याद करेगा। और आजकल तो 1 मिनट के अंदर व्हाट्सएप कॉल आ जाती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। यस, यस। और बताएं सर, ये तो आप काफी ब्रीफ में खत्म कर दे रहे हैं। व्हाई नॉट इलाबोरेट ना, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं इलेबोरेट करूंगा तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। मैं इसके लिए मैं, इस तरह से बोल रही हूँ कि आपने क्या एक ट्रेंड देखा है कि आपकी लाइफ इस तरह से चल रही है
मतलब इस तरह से जा रही है। आ, आपको लर्निंग इस तरह से हुआ है, आपको पर्पस आपकी लाइफ का ये है, और आप उस तरह से, क्योंकि आप गीता में भी बहुत बिलीव करते हैं, आपकी सोच वैसे ही है, तो आप काफी काफी आप सोच रहे होंगे, तो फिर मैं उस सोच के बारे में थोड़ा सा सुनना चाहती हूँ कि जो आपने आप सोचते हैं उस तरह उसका भी थोड़ा सा बताएं। एक्सपीरियंसेस तो लाइफ में जो जिस फील्ड में है उसी तरह से हो। एक्सपीरियंस तो देखिए, एक्सपीरियंस तो लाइफ में रोज मिलेगा। कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, हम्म। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं जी। तो रास्ते में पत्थर भी आएगा। हम्म। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, आप बैठे ही रह जाएंगे। लेकिन चलना जरूरी है। हम्म। तो अगर आप चलेंगे नहीं तो आपको रास्ता कैसे दिखेगा? तो दैट इज लाइफ। हम्म। तो तो आगे तक क्या मैं देखना है आपको, मतलब किस ट्रेजेक्टरी में हैं आप? देखिए, आप फिर आप बोलेंगे कि मैं गीता की बात कर रहा हूँ। गीता एक ही चीज सिखाती है कि आप कर्म योगी हैं। कभी। आप अभी कोई काम कर रही हैं तो फ्यूचर नहीं पता। अगर वो अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर पूछना है तो वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, आपको फ्यूचर दिखाएंगे, हम्म। आपसे फीस भी चार्ज करेंगे। उसमें से कुछ चीजें तुक्के से लग जाएंगी, आपको भी अच्छी लगेंगी। आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस करने के लिए बोलेंगे, हम्म। आप ऐसा करिए, ऐसा पहनिए, ऐसा बोलिए, ऐसे पूजा करिए, बहुत सारी चीजें देंगे। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूँ, सारे वहमों को छोड़कर कल क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हम्म। कर्म योगी बनिए, हम्म। अपने कर्म अच्छे। हम्म। बस, बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रास्ता आगे अपने आप दिखेगा, रास्ता दिखेगा ना। आप चलना मत छोड़िए ना। हम्म। आप चलिए तो सही। आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम्म। हर स्टेप आपको अपने आप दिखेगा। बिल्कुल। हाँ, उसे उसमें आपको क्या दिख रहा है कि अ, इस ये जो रास्ता आपको मिला है अपने लाइफ से, हम्म। या फिर ऊपर वाले ने आपके लिए चुना है, तो उसमें क्या मतलब आपका जो अल्टीमेट एक एक मिनट में कोई रहेगा ना, जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, आपको कोई नहीं रहेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव आपको क्या दिखता है, कुछ दिखता है इस तरह से भी आपने सोचा है कुछ, या फिर किस तरह से सोचते हैं आप? नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव वो हर इंसान का होता है, और ऑब्जेक्टिव होना भी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आपका अगला क्या है, क्योंकि आप हर एज के स्टेज में आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। हम्म। जब आप बिफोर मैरिज होती है लाइफ, वो बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बिल्कुल एक अलग सोच होती है। जी। तो इस वक्त हम लोगों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। हम्म। हमारे को एक ही चीज पता है कि हमें पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा है, हमें सिर्फ पढ़ना है और हमें ये कंप्लीट करना है। हमारे टास्क है, हमें स्कूल पूरा करना है, हमें कॉलेज पूरा करना है, हमारा प्रोफेशनल स्टडी पूरा करना हाँ जी। है। देन विल चेंज। जस्ट अ सेकंड, जस्ट। या सॉरी। हाँ जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती चली जाए एज के हिसाब से। बिल्कुल। मैरिज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएंगी। बच्चे आ जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी। बिकॉज अब आप बच्चों की लाइफ जी रहे हो, बच्चों के हिसाब से आपको चलना है। आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आपके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। वो सारी चीजें हो गई। फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो साथ में, वो चीजें आपको बैलेंस कर रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ को अलग बैलेंस करते हो, घर के अंदर आते हो तो प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के आते हो, वो एक अलग बैलेंस हो जाता है। तो बोथ थिंग्स आर ऑन अ बैलेंस नोट, वो जरूरी होती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप जो अपना काम कर रहे हो, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? आप जो अपना काम कर रहे हो, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन है? क्या आप अपने जॉब प्रोफाइल से खुश हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ को रात को फोन उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या अगर डॉक्टर फोन उठाना रात को बंद कर दे, आपका ट्रीटमेंट करना बंद कर दे, क्या होगा? आपका कल को क्लेम के लिए जिसके लिए आपने पैसे दिए, हम्म।
इंश्योरेंस कंपनी को, और वो आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर दे कि नहीं भैया आज तो संडे, आज हम कुछ नहीं करें, तो हम फील यार ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। हम फर्स्ट, मैं एक चीज कहता हूँ, मैंने एक मैं ट्रेनिंग भी लेता हूँ, तो मैंने इंश्योरेंस में एक बार ट्रेनिंग लिया, मेरे को बहुत प्रोडक्ट लॉन्च था, तो मैंने सबसे एक सवाल पूछा, नॉर्मल लाइफ में आप घूमने फिरने जाते हैं, मेलों में जाते हैं, शादियों में पार्टियों में जाते हैं, अलग अलग तरह की लाइफ आप इंजॉय करते हो, देखते हो, आपने कभी आपसे कभी मौका निकाल के, टाइम निकाल के कभी हॉस्पिटल में गए? आपसे भी पूछता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कभी आपको लगा कि चलो यार आज हॉस्पिटल घूम के आते हैं? बड़ा अजीब सा लगता है क्वेश्चन। हॉस्पिटल किसी को क्या छोड़ दो। आप कभी जगह जाते हो? कभी आप हॉस्पिटल गए हो घूमने? मैं हॉस्पिटल खुद नहीं बड़ा जाती कभी। नहीं आपको मेरा क्वेश्चन बहुत अजीब सा लगा ना? नहीं, अजीब नहीं लगा। मैं तो ये उस सेमिनार में 150 लोगों ने, उनकी जो सो भी रहे थे ना, उनकी भी आंखें खुल गई। अच्छा। मैंने कहा हॉस्पिटल में गए हो घूमने? हम्म, कहते ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है भाई, ये तो प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आया है, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा हॉस्पिटल में ना एक नई लाइफ होती है, एक अलग ही जिंदगी होती है वहाँ हम्म, पर, वहाँ एक अलग तरह की दुनिया दिखती है। हम्म। कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा कैसी लाइफ थी, कोविड टाइम में तो बहुत ही मत पूछिए, मतलब याद आता है? कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन कंसर्न तो अब बात तो करेंगे ना किसी से। मतलब मुझे लगा कि मैं सिर्फ बात ही कर सकती थी उस टाइम में। आप कहीं कहीं कुछ मतलब कहाँ, अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे हमारी जान पहचान की एक बंदी थी जो घर से बाहर कभी नहीं निकली, उसके हस्बैंड को हो गया, और ना टैक्सी मिले ना कुछ मिले। मैं बोली कि अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है भाई, ऑक्सीजन फ्री में मिलेगा, आप दिल्ली ले आओ, तो कोई आने को तैयार नहीं। और वहां वो कहाँ जाए, लेकिन ओके। उसकी हालत ये हो गई कि वो डॉक्टर को छोड़ी नहीं, बोली कि अभी बेड दिलवाइए मेरे हस्बैंड को, नहीं तो मैं तो नहीं जाने वाली। तो पता नहीं कैसे उसका, फिर डॉक्टर इतनी ने सुना। पेनफुल दुनिया है। आज एक हॉस्पिटल में, अभी आप किसी हॉस्पिटल में अगर चले गए ना, वहाँ एक अलग ही दुनिया दिखेगी आपको, हम्म, टेंशन भरी दुनिया। यार हम लोग फिर ये सोचते हैं यार हम तो यार लाख गुना अच्छे हैं, हम घर पे तो बैठे हैं। वो जो उनका एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल के अंदर बैठा है, और जिसके पीछे पूरी परिवार लगा हुआ है, डेली हॉस्पिटल आता है, डेली हॉस्पिटल से जाता है, डेली डॉक्टर के पीछे भरता है, तो हम्म, दैट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ। तो मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि एक उस दुनिया में कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हम जिस तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो दुनिया दूर नहीं है। मैं शायद आपको भी समझा पा रहा हम्म, हूँ, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन हम लोग एक चीज समझाते हैं हमेशा ट्रेनिंग के अंदर, कि लाइफ में तीन चीजें बहुत जरूरी है एज अ कर्मयोगी के साथ साथ। हम्म, आपका अपना एक खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना, हम्म, एक आपका अपना टर्म प्लान होना, हम्म। और अपनी सेविंग होना। और अपनी सेविंग तो, अपनी सेविंग होना बहुत जरूरी है, क्यों? हाँ, सेविंग कहीं पे भी आप करें, सही, बिल्कुल दो सही। पैसे बचा के रखिए, 2 पैसे बचा के रखिए, अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस रखिए, और अपने लिए कि किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, हम्म, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रखिए। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। पार्ट ऑफ आवर जर्नी, हम इट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग ऑल्सो, हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, कि लोगों को रियलाइज कराना कि वो दुनिया बड़ी खतरनाक है। हॉस्पिटल की जो दुनिया है वो बहुत बहुत ही अजीब है, आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वहाँ अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन 2,000 रुपए है, तो आपको 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। हम्म। वो बोलते हैं ना कि शनि दशा जिसको पड़ी है उसको वकील, डॉक्टर और पुलिस, इन हाँ जी। चीजें पड़ जाती हैं तो शनि दशा आपकी हुई पड़ी है, मतलब आप। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगी, वहाँ पे 4,000 का बिल भी दे देंगी बड़ी खुशी से, ये ले यार कार्ड स्वाइप कर 4,000 रुपए। लेकिन वो डॉक्टर को कंसल्टेशन देनी पड़ती है ना, 2,000 रुपए, तो बहुत चुप्पी है हम्म, यार, ये फ्री में ले गया 2,000 रुपए।
हाँ। एक प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए। आजकल तो वैसे भी वैसे ही है हॉस्पिटल। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मेरी, वैसे तो मैं नेचुरल जब तो यस, मुझे पता है कि हॉस्पिटल, बाकी सारे लोग तो वैसे नहीं है ना, वो अपने नॉर्मल जैसे है वैसे जाते हैं। और ये बात सही है कि हॉस्पिटल, हम उसी पे काम भी करते हैं। अभी जो मैं काम करती हूँ वहाँ पे, एक्चुअली मैं अपने काम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन आप सुनते होंगे, राइट? तो आपने देखा होगा, मेरा प्रोफाइल भी देखा होगा, तो वहाँ पे ये हाँ सारे हाँ। माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक एसोसिएशन है जो फैसिलिटेटर का काम करती है गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर चीज का मतलब कि जैसे गरीब गरीब जो लोग हैं उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, उनका इंश्योरेंस, जो आप जो बता रहे थे कि उनको सेविंग थोड़ा सा करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक करना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए, ये सब समझाते हैं हम उनको, ताकि आपके लाइफ में थोड़ा सा बिल्कुल जो भी आपके लाइफ में डेंजर है उसको आप काउंटर कर पाए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एक एक ये मेरे काम का एक हिस्सा है। लेकिन अब कितने लोग समझे, और वो डिफरेंट स्टेजेस में है कि कितना समझते हैं और कितना नहीं समझते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस के पे वो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। तो वहां पे अभी ही एक हम एक काम पे मतलब गए हैं। वो ये है कि मान लीजिए कि कोई गरीब है जिसको इमिडिएटली कोई ऑपरेशन या फिर कुछ ऐसे इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है, जब पैसे उसको चाहिए, बड़ा पैसा। तो माइक्रो बिल्कुल फाइनेंस ठीक बात है। माइक्रो फाइनेंस में वो पैसा है या नहीं है, उसको कहाँ से कैसे मिलेगा, तो उसी पे काम पे लगे हुए हैं कि ऐसा एक प्रोविजन तो रखा जाए, क्योंकि रोज 1000 लोगों को ये जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लाखों में एक को जरूरत पड़ी तो पैसा होना चाहिए उसको मिलने के लिए, राइट? तो उस पे काम कर रहे हैं कि वो भी एक मतलब माइक्रो फाइनेंस क्या बोलते हैं, वो एक जो लोन देते हैं ना, उसको एक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हाँ ऐसा है। हाँ, आई नो माइक्रो फाइनेंस। हाँ जी। तो एक ये प्रोडक्ट भी बना के रखो जिसमें इमरजेंसी में कुछ बड़ा अमाउंट किसी को चाहिए तो आप दे पाओ। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप पहले से लिख के उसको बना के रखो, ताकि वो बंदा जब अपना इमरजेंसी सुलझ जाए तो वापस करे वो उसको बाद में। तो मिलना तो जरूरी है ना, क्योंकि अभी जान की बात है, जिसको बिना ऑपरेशन के अभी उसकी जान। देखिए, ऐसे प्रोडक्ट हैं अभी भी। मैं ये कहूंगा कि प्रोडक्ट हैं ऐसे हैं, लेकिन मार्केट में अभी सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में ब्लफ बहुत ज्यादा है। बहुत तरह की फेक वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। तो हम्म। हमारा बहुतों से यही रहता है कि हमेशा उनसे बचे रहो। बहुत हम्म। ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अट्रैक्टिव स्कीम्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो एक फॉर्मूला और है मेरा लाइफ का, वो मैं भी देखता हूँ कि एक फॉर्मूला ये कहता है हम्म। कि दैट एड्स एंड मार्केटिंग ऑलवेज फूल्स यू। वो हमेशा आपको बेवकूफ़ ही बनाता है। नहीं नहीं, इसलिए हम आपकी बात नहीं कर रही। मैं बोल रही हूँ कि जो माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट होते हैं ना, वो बैंक नहीं जा हम्म। सकते, वो कहीं नहीं जा सकते, वो सुन भी नहीं रहे हैं किसी कोई स्कीम के बारे में। वो उन हाँ जब हम काम कर रहे हैं तो हमको बना के रखना चाहिए वैसा प्रोडक्ट, ताकि उनको जब जरूरत पड़े, और वो लाखों में एक को जरूरत पड़ेगी, सबको नहीं पड़ेगी, तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए, अभी अभी आईआरडीए की स्टेटमेंट है। क्योंकि पता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है आज की डेट में, विच इज मोर देन 140 करोड़। तो 2047 तक, अभी 2023 चल रहा है, तो 47 तक इंडिया का जो टारगेट है, मतलब दैट हैज टू बी इंश्योर्ड एवरी इंडिविजुअल पर्सन इन इन हेल्थ इंश्योरेंस।
क्योंकि हेल्थ आज की डेट में एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो बहुत हाई स्टेज पे है। हम्म। अगर आज इंडिया का इन्फ्लेशन 7.5 है तो हेल्थ का इन्फ्लेशन 15 है। हम्म। इट्स जस्ट डबल। तो हेल्थ का इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आज एक नॉर्मल ट्रीटमेंट जो हो जाता था आज से 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही नॉमिनल एक एवरेज कॉस्ट आती थी, ₹1,00,000 के अंदर जो है ट्रीटमेंट हो जाता था। 1 लाख बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अभी आप ये देखेंगे कि ट्रेंड कोविड के आने के बाद से बहुत ही भयंकर चेंज हुआ। हम्म। कोविड के आने के बाद धीरे धीरे आपने देखा कि एक कोविड के व्यक्ति को ही कई लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे, जिसके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, या जिसके पास थी भी तो एडिक्वेट कवर नहीं था। छोटा मोटा 2 लाख 3 लाख का कवर लेके चलता था वो, और जेब से कई लाखों रुपए लग गए उसके। तो हम्म। एक मेडिकल के लिए खर्चा करना, अपनी जेब से निकालना ना, वो बहुत ही पेन होता है वो भी। हम्म। कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हुई है लेकिन ले 3 लाख रुपए की, लेकिन खर्चा हो गया 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अपनी जेब से लग गए। तो बड़ा चुभता था कि यार ये 3 लाख रुपए मेरे इलाज आया से लग गए यार, मैंने किसी और चीज के लिए बचा के रखे थे। और उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस है वो अलग है। तो ये इंडिया में एक चल रहा है, आईआरडीए अभी एक और डिक्लेरेशन देने वाला है, एवरी क्लेम शुड बी कैशलेस, नो हम्म। रिम्बर्समेंट। अगर वो पैनल पे हॉस्पिटल है या नहीं है, हम्म। हर कंपनी को उसके ऊपर उसको कैशलेस क्लेम देना पड़ेगा। हम्म। और अभी स्कीम कुछ स्टेट्स में शुरू हुई। हम्म। आप डोंट बिलीव, राजस्थान एक ऐसी स्टेट है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है मेजोरिटी, इट इज मोर देन 70% पीपल आर इंश्योर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। रेस्ट इंडिया, हम्म। राजस्थान में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। लोगों ने बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया है राजस्थान में, इनफैक्ट अब गुजरात भी उठा रहा है। काफी अच्छे से लोग अपने आप को इंश्योर्ड रख रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली में अभी भी काफी लोग हैं जो एडिक्वेट कवर पे नहीं है। एडिक्वेट कवर मीन दैट शुड बी आइडियली शुड बी मोर देन 10 लाख कवर होना चाहिए। इतना कवरेज जरूर रखिए कि कल को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसमें आपको किसी से पैसे ना मांगने पड़े, एटलीस्ट आपका इतना कवरेज हो। बात ये एक्चुअली मैं बात कर रही थी, जो माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स है ना, वो दिन की आमदनी सालाना 3 लाख से कम हो, उन क्लाइंट्स के बारे में हाँ बात। जी। हाँ। तो ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं, और उन्हीं के लिए गवर्नमेंट अभी और स्कीम्स निकालने वाली है, हम्म। और निकालने भी हुई है। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही अच्छी है जो नहीं, निकाल पॉलिसी रखी है। और ठीक मैं ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अचानक से मान लीजिए कि अभी किसी को कुछ पता नहीं, किसी अचानक किसी से चीज मान के लिए पैसे की जरूरत पड़ लीजिए, जाए। हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है जिसमें उसको बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, तब वो तो वेट नहीं ऐसा करेगा। है, अब किसी का लोन, कहीं से लोन मिले, ये तो कुछ ऐसे एक हैं, ऐसी प्रोविजन है। ऑर्गेनाइजेशंस भी अभी हैं। अवेयरनेस कम है, मैं आपको बताता हूँ, अवेयरनेस कम है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके लिए फंड इकट्ठा भी करती हैं, आपको फंड भी करती हैं। और ऐसी बहुत ही जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ, मैक्स हॉस्पिटल के साथ, और नोएडा और गुड़गांव में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ वो लोग जुड़ी हुई हैं। मेदांता जैसी यूनिट के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। हम्म। और इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे केसेस आते हैं वो पूरा 100% फंडिंग करती हैं। हमने लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे एक केस था जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत ही मंदी से वो गुजर रहे थे, और कोविड के टाइम में उनका काम अभी बंद हो गया था और वो बाईपास सर्जरी करानी पड़ती थी। तो इनिशियल कुछ फंडिंग हम लोगों ने वहाँ पे दिलाई थी उनको, लेकिन उसके बाद जो पूरा खर्चा था, 2.25 लाख रुपए उनके लगे थे एक हॉस्पिटल के अंदर, तो पूरा फंडिंग आया उनके लिए वहाँ से। दैट वाज वेरी वेरी गुड। कई ऐसी फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्प भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन फेक होती हैं, ज्यादातर होती हैं, तो हम करते ही हैं। पर ऐसी हैं जो हेल्प करने के लिए आगे आती हैं हाँ, तो और हेल्प भी वो करती हैं। पूछ नहीं सकते, जो वो नहीं बोल रही हूँ। मान लीजिए कि अभी आप बाहर निकले हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपको इमीडिएटली बड़े खर्चे की जरूरत है, मतलब कुछ बोन बोन फ्रैक्चर वैक्चर हो गया जिसमें वो आप वो वो सब। एक्चुअली होता ये है कि गवर्नमेंट ने तो बनाया हुआ है ऑप्शन हम्म। इलाज का, कि कहीं पे भी जाके एक्सीडेंट हो जाता है तो आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज मिलेगा, वो मना नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन ये फंक्शन इतना स्मूथ नहीं है। हम्म। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये लागू भी है। ये हम्म। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लागू किया कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करा सकता है देखते हैं, अगर एक्सीडेंटल केस है तो। मैं आपसे पूछूंगी कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है
ऐसे जो ये सब काम को कर रहे हैं उन सबको साथ में ला के इकट्ठा अगर कुछ कर पाए तो एक्चुअली ये सबके लिए अच्छा है, वो जो कर रहे हैं उनके लिए भी और जिसको चाहिए उनके लिए। ये भी मुझे इससे पता है, मेरे फैमिली में कुछ दो लोग हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हम्म। मेडिकल ट्रांसमिशन बिजनेस में, और स्पेशलिस्ट कई हैं। मेरे ब्रदर हैं, मेरे कजन, तो वो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं अभी वो कार्डियक कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो कार्डियोलॉजी में जितने भी डॉक्टर्स हैं तो उनके साथ उनका कनेक्ट रहता है। तो कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो क्योंकि हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक देखने को मिले हैं, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें सर्वाइवल चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं हम्म। कई बार। पेशेंट को हम हॉस्पिटल तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही जो होता है डिसमिस हो जाता है सब कुछ, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत से हादसे देखे हैं हम लोगों ने, और इस तरह के केसेस हम लोगों ने अपने सामने ही देखे हैं, अपनी फैमिलीज में भी देखे हैं हम लोगों ने अभी। तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है कई बार अचानक से। अब मैं अभी भी देखता हूँ पुराने कई फैमिलीज में ऐसे लोग हैं जिनके पास आज तक अपनी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, और अचानक से जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पता लगता है अरे यार ये पैसा तो अब अचानक से निकलेगा। तो कई बार होता है ये ऑल ऑफ सडन जो होता है ना, अनसर्टेनिटी, ये बहुत परेशान करती है। मैं समझ रहा हूँ आपका जो माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट है, पर ये मैंने देखा है इसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। हम्म। माइक्रो फाइनेंस के अंदर बहुत हेफ्टी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, 30-40% सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, उस टॉपिक प्राइवेट प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है क्योंकि उनको जिसको मिलता है, मान लीजिए आपको अगर 15% पे मिले तो आप उसको 15% पे तो दे नहीं सकते, क्योंकि जो खर्चा है आप जोड़ोगे फिर उसको आप प्लस करके दोगे, तो उसमें क्या है कि वो छोटा पैसा, वो बड़ा पैसा नहीं है। वो कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा वो पैसा। ठीक है। हाँ, दैट विल डिपेंड। हाँ, तो वो शुरू कहाँ से होता है? 5,000 से शुरू, मतलब 2,000 से शुरू हुआ था, बढ़ के 5,000 हुआ, अभी 10,000 है दिल्ली जैसे इलाके में जो बहुत ही रिमोट एरिया है, वहां पे अब भी 5,000। तो अगर आपने मोहम्मद यूनुस की बात सुनी होगी, तो उन्होंने कैसे देखा इसको कि एक बंदी को जो पान लगाती थी, उनसे उन्होंने पूछा कि आप पान कैसे लगाते हो। वो बोली कि जो मनी लेंडर है उससे वो 100 रुपए सुबह लेती है और शाम को वो 200 रुपए लौटाती है। मतलब कितना इंटरेस्ट है बताइए। उस इंटरेस्ट का तो कुछ पता नहीं, मतलब कुछ हिसाब ही नहीं है। मनी लेंडर आज के दिन में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, ऊपर से वो आपके घर का जो वैल्यूएबल सामान है उसको रख लेते हैं जो छुड़ा नहीं पाते। तो उनका रिप्लेसमेंट है माइक्रो फाइनेंस, तो उनके सामने तो ये कुछ नहीं, सालाना 2% ही पड़ता है अगर 24% पे। हाँ फिर भी ऑथेंटिकेटेड है, हाँ, सो इट रेदर इज देन प्राइवेट फंडिंग। आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड है। आरबीआई ने बताया है कि अगर आपको 15% पे मिले तो आप उसको अपना अपना भी तो खर्चा है ना, लोगों को जितने रिमोट में माइक्रो फाइनेंस जाके काम करती है, बैंक तो जाके करता तो माइक्रो फाइनेंस की जरूरत ही नहीं थी। बैंक उन लोगों को क्वालिफाई ही नहीं करती, तो इसीलिए वो जो छोटा पैसा उनको चाहिए, वो छोटा पैसा कोई नहीं देगा उनको। अपने रिश्तेदारी में वो ढूंढेंगे तो रिश्तेदार में सभी कोई वैसे ही है उसके जैसा। तो जरूरी पड़ने पे अगर पैसा मिल जाए काम चलाने के लिए या फिर उसकी रोजी रोटी बढ़ाने के लिए, तो उससे इनवैल्यूएबल कुछ भी नहीं होगा। सो सही बात है। उसको वो लौटा देते हैं। जब जिस चीज की जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो तब मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। और आपको बताऊं कि यही एक सेक्टर है जो 30-40% हर साल ग्रो करता है, और 11 करोड़ हो गए हैं इसके। तो वहां पे बैंक, देखिए बैंक कितने लोगों को कैटर करता है। अभी मैं हाउसिंग पे काम कर रही थी, जो 2-3 बड़े बड़े तूफान आ गए, फनी आ गई थी उड़ीसा में, 2.5 लाख
एक डिस्ट्रिक्ट में घर टूट गए। तो हम दौड़ते रह गए। बैंक की इतने गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है, बैंक इतने सारे हैं, इतने सारे लोग, कोई पैसा देने के लिए राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास उन लोगों के पास कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ था ही नहीं। और जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था लैंड राइट पट्टा दे के, अभी शुरू हुआ है, तो तब जब हम शुरू किए थे तो हम इसके इसके पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। एसबीआई हमको बता रही है कि हम सीएलएसएस दे देते हैं, गवर्नमेंट का जो हाउसिंग वर्टिकल है, 4 वर्टिकल, उसमें से ये इतना दे देते हैं। मैं बोली कि आप घर बनाने के लिए देते हो, जमीन उनकी है, उसमें कैसे देते हो? वो मुझे बोले कि हम दे देंगे अगर आप एक पॉकेट में 200 लोगों को ढूंढ लो तो। क्यों ऐसा चाहिए? उनका टारगेट होता है 50 लाख देने के लिए, 2 बंदे पकड़ते हैं जो 25-25 लाख के होते हैं। वो 1-2 लाख में जाते ही नहीं, क्योंकि 25 लोगों से कौन डील करेगा, जानते हैं। तो गरीब का घर कभी नहीं बनेगा क्या? मैंने जो पूछा तो मुझे बोला गया कि तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। मैं बोली इमोशनल नहीं हो रही। एक घर अगर बन जाए किसी गरीब का तो कितना पैसा बचाओगे आप उसका? क्या करोगे उस पैसे का जो आप बैंक में घुमा रहे हो 25 लाख वाला? उसको वो ऐसे 4 जगह से 25-25 लाख ले लेगा। उसको तो घर की जरूरत नहीं है, आज यहाँ पे एक घर बनाया, दूसरी जगह एक घर खरीद लिया। ऐसे जो बंदा जो जो स्लम में रहता है बंदा, वहां पे वो 25 25 साल से है, 20 साल से, 15 साल से है, वो आप पैसा दे दोगे तो वो घर बना लेगा, तो वहां से भाग जाएगा क्या? सो लॉजिकली अगर आप समझाएंगे नहीं समझ में आता है, इमोशनली अगर बोलेंगे, देखते तो हैं, समझते तो हैं, देता कोई नहीं है। सो इट इज लाइक दैट कि आप कितने भी लॉजिकली ले आओ, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है ना, वहां पे कोई प्रोएक्टिव होके एक कदम भी बढ़ा दे, रेयर है। 0.001% लोग अगर हैं तो उन्हीं की वजह से दुनिया चलती है। लेकिन वो उन लोगों के पास वो सारी चीजें नहीं होती है कि वो डिसीजन भी ले ले, पैसा भी दे दे। नहीं होता, नहीं होता। गवर्नमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा मैंने यहाँ पे दिल्ली में। हम तो एनएचबी के साथ भी काम करते हैं, इसके साथ भी काम करते हैं। कोई एक कदम अगर उठा के दिखा दिया होता तो मैं मान गई होती कि सिस्टम्स चलते हैं। नहीं चलते, उनको पीछे से धकेल धकेल के करना पड़ता है, क्योंकि एक बंदा दूसरे का नहीं समझता। पैसा देने वाला डेवलपर का नहीं समझता, डेवलपर गवर्नमेंट का वो जो लोकल बॉडी है उसकी बात नहीं समझते। रेगुलेशन हमारे ऐसे हैं कि कोई बंदा अपने दायरे से दूसरे दायरे में एक कदम अगर बढ़ाएगा तो उसके अगेंस्ट में कोई केस हो जाएगा, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, तो नहीं बढ़ाता, जाने तो जिसकी मर्जी जैसा। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ लोग हैं और कुछ कुछ सिस्टम है, और इतने सारे लोग जब बोलते हैं तो सिस्टम थोड़ा सा धीरे 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 करके सुधरता है। तो हमारा काम वो रहता है। और खाली खाली बोलने से नहीं होता है, एक दूसरे को समझाना बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें कि हम ना जो सुनते हैं उसका एक परसेप्शन बनाते हैं। वो क्यों सुनते हैं और वो वैसा क्यों है? अगर गलत हो रहा है और उसको अभी तक किसी ने सजा नहीं दी तो फिर तो गलत है। कैसे चल रहा है वो? मनी लेंडर आज भी चलते हैं, उनको पकड़ क्यों नहीं पाता कोई? गलत है सिस्टम। कोई गरीब का घर टूट गया, आज तक घर नहीं बने, गलत है सिस्टम। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? बात तो ये है, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो दैट इज अचीवमेंट। और विजन वही होता है कि आपके आज कोई नहीं सुना, ठीक है, चार मैं 2 और लोगों को समझा के उनके पास जाऊंगी कि आप ये काम करो। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है, गरीब के पास कोई देने वाला नहीं होता। तो आपने बताया कि ऐसे संस्थाएं हैं, तो फिर मैं आपसे वो उनका डिटेल लेके उसको कंसोलिडेट करके कुछ बनाएंगे और जाएंगे गवर्नमेंट के पास कि भाई आपने ये तो कर दिया, लेकिन ये सिचुएशन के लिए क्या कर रहे हैं? तो उनको भी चाहिए
कि ग्राउंड उनके जो स्कीम्स बने हुए होते हैं उसको कोई ढंग से समझे और इम्प्लीमेंट करे, और वहां पे जो दिक्कतें हो रही कोई समझाए उनको ताकि वो रेक्टिफिकेशन हो। तो ये तो ऑनगोइंग है ना। इसमें क्या होता है, आपको एक पैशन की जरूरत होती है, एक विजन की जरूरत होती है। अगर आप में नहीं है देन आप खाली काम ही करते, आप नौकरी करेंगे और 55-60 की उम्र में रिटायर हो गए, और उसके बाद आप बोलेंगे कि यार कुछ भी नहीं। बट इफ यू आर डूइंग फॉर ए रीजन, फॉर ए विजन, विथ पैशन, तो लाइफ बड़ी फुलफिलिंग रहेगी। तो एक्चुअली वही मैं ढूंढ रही हूँ लोगों में, पैशन है, विजन कुछ है, इसके लिए काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, अपना जो भी सिस्टम है उसमें आप कंफर्टेबल हो, बट आर यू ओके टू लीव दैट कंफर्ट जोन एंड गो ए लिटिल स्टेप फर्दर? ढूंढ रही हूँ मैं ऐसे लोग। इसीलिए मैं पूछती हूँ कि जो हम अपने जो अड़चने हैं लाइफ में, परेशानी, उसमें फंस तो नहीं गए हैं? और जो जितने भी सारे पोस्ट करती हूँ आप उसमें देखते हो कि मैं छोटी छोटी बातें पूछती हूँ। जब आप इतने, आपकी औकात इतनी है, मैं आपकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हम जनरली, हाँ हमारी औकात अगर इतनी है तो इतनी बड़ी कोई मुश्किल आएगी तो हम फंस जाएंगे। अगर हम इतने हैं तो इतनी बड़ी मुश्किल हमारे लिए छोटी है, और जिसकी जिसकी औकात इतनी है वो मुश्किल तो उसके लिए पहाड़ प्रमाण है। तो हम हमारी औकात को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? सो इट्स लाइक दैट। इसीलिए मैं उसमें जुड़ी रहती हूँ और बोलती रहती हूँ। सिर्फ बोलते रहती हूँ कि भाई अपने में फंस तो कहीं नहीं गए, आप इतने करेजियस हो कि निकल पाओ अपनी अड़चनों से एंड सी बियॉन्ड दैट पहाड़, जो वैली में आप घुसे हो, बियॉन्ड दैट ऑल्सो दुनिया है। देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे? कितनी कद है आपकी, और वो कद आपकी सोच से बढ़े। एक विजन अगर आपका नहीं होगा, पर्पस ही नहीं होगा, किसी एक पर्पस से आप दुनिया में आए, हो ही नहीं सकता कि बिना पर्पस के आप पैदा हो गए हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ठीक बात है। वो जो पर्पस है, क्या पकड़े उस, हम सभी को ढूंढ रहे हैं उस पर्पस, सभी को। और यही कर्मयोगी का काम है, यही कर्मयोगी है। जी, तो उसमें क्या है कि सभी कोई कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ तो नहीं बोल रही हूँ जो, स्पेशली इंडिया में हमारी जो ग्राउंडिंग है वो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है, और हम अगर चाहें तो ये इस सब से आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। सभी को इकट्ठा समझे तो जाके होगा, वो होगा नहीं। इकट्ठा सभी कोई समझ जाए और एक जैसे समझ, इसीलिए तो जो सत्संग होते हैं जहाँ पे सारे लोग लाइक माइंडेड लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो हाई होती है। लेकिन अभी आप कुछ अच्छा समझ लिए, बाहर निकले, कोई आपको नेगेटिव वाला मिल जाएगा, तो आपकी एनर्जी डाउन हुई, उसकी भी तो हुई, और उसकी भले ही थोड़ी सी अच्छी हो गई, आपकी डाउन हो गई। तो इस ये एक क्या बोलते हैं, यही एक कॉबवेब है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो उससे निकल के उठना, वही करेज है। तो क्या वो है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसके लिए ये जितने सारी मैं ग्रुप बना के जो पोस्ट कर रही हूँ और उसमें एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग बोले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा, लेकिन अगर आप साथ में नहीं वो मुहिम चलाए ना, नहीं जाएगा कहीं भी। और सबके जितने सारे लोग वहां पे है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये ऐसे क्यों बोल, इसका मतलब क्या है, पूछेगा कोई नहीं। सो इट इज रियली indifference, indifference towards self। ये 100 लोग अगर नहीं हुए, दूसरे 100 लोगों के पास मैं चली जाऊंगी। बट मैं मैं पूछती हूँ बाकी सारे से, आप कि कहाँ जा रहे हैं?
भाई कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं भी कि नहीं, जाने का कुछ है, सोच भी कि नहीं। ट्रू। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं तो करती रहूं, इसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे जितने सारे लोग जानते हैं वो सारे जानते हैं कि दिमाग में कुछ घुस गया तो मैं करते रहती हूँ। एंड अब इसकी इसकी एक ही डेफिनेशन है, मुझे मेरा काम पसंद है। जी इसलिए हाँ मुझे मेरा काम पसंद है। जी जी। तो सबके लिए वही लाइन है। हम्म। और दूसरी लाइन ये है सर, कि सर काम पसंद बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को तो काम ही नहीं टाइम पसंद। एक जैसा नहीं है। जी। इसमें ना आपने एक भी अपनी एज में कितने सारे चेंजेस देखे हैं, जब से आप पैदा हुए और आज तक, और मैंने भी देखे। हम्म, 40 साल में कितने चेंजेस हो गए। जो लाइफ हमने जी, आज हमारे बच्चे वो लाइफ नहीं जी रहे। आने वाले टाइम में वो एक नई जनरेशन और होगी जो नए तरीके से जिएगी, सर वो दूसरे की नई बात, सोच के साथ जिएगी। मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरे जो लोग है ना, हम किसी को कंट्रोल में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने कंट्रोल में है ना, तो हम आपको हम जन रखें। तभी आपको तभी कर्मयोगी बोला जाता है कि आप सिर्फ अपना काम करिए। हाँ अपना काम। आपका काम क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में सिर्फ आप है, हम्म। जी जी। और उसी को करना है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। कितने हैं हम, 1 घंटे पर। प्लेजर मीटिंग विद यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जी। ज्वाइन अस। आप रेस्पॉन्ड करना शुरू करें ग्रुप में, जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ ना नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ ना लाइक नहीं बोल रही हूँ, जस्ट नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपका मतलब। हाँ जी। स्टार्ट ए डिस्कशन सो दैट एवरी अदर, और सारे लोग भी बोलेंगे अच्छा ये बात कर रहे हैं तो हमको कुछ बोलना चाहिए। पसंद नहीं आएगा तो कुछ लोग निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो उसकी चिंता वैसे मत करिए। वैसे मेरे ईमेल ईमेल लिस्ट में अभी 700 लोग हो गए हैं, जिनको मैं एक एक करके ला नहीं सकती, व्हाट्सएप में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं लिंक उनको भेज सकती हूँ, जिसका मर्जी हो वो आ जाए, या फिर वो आ सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट्सएप से वो चले जाए ईमेल लिस्ट में, वो तो सबसे अच्छी बात। तो यही कर रही हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। और उम्मीद थैंक करती यू मैम, थैंक यू सो मच एंड हूँ सारे ईमेल आप पढ़ते होंगे, पढ़ के जवाब भी दीजिए वहाँ, जो भी श्योर आपको। डेफिनेटली। आपकी सारी मेल्स मैंने संभाल के भी रखी हुई है, सारी मेल्स हैं मेरे पास। मैंने देखा है मैं आप वो सारी मेल्स मिलती हैं आपकी। मैंने देखा है आप रेगुलरली पढ़ते हैं, तो मैंने ना 4 ग्रुप में डाला हुआ है, एक हाईली एंगेज वाला ग्रुप में मैं आपको लेके चली गई। सो अभी अभी अगर मुझे कुछ नया करना होगा अलावा ये इस ईमेल के, तो फिर देन 100 लोग उस ग्रुप में हैं जो हाईली एंगेज, तो मैं उन्हीं के साथ करूंगी कुछ भी सेकेंड लेवल, क्योंकि अब वही लोग ही एंगेज हो पाएंगे ना जो पढ़ा नहीं मुझे, जो जानता नहीं था। बट अब वैसे वो होता वही है कि इंसान फिर उनमें से फिल्ट्रेशन करता है कि किसको आगे साथ लेके चलना है और किसी को छोड़ना है। जी जी। वो रहता ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके। सेम ईयर। प्लेजर टॉक। तो थैंक यू। थैंक यू। फिर दोबारा मिलते हैं जल्दी से। बात करते रहेंगे फिर ऐसे। बिल्कुल डेफिनेटली। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। और जल्दी से मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर। बाय।